चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक मिनट देना, बस एक मिनट। चलिए, तो दोस्तों आज हमें रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को देखना है। तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हमारे मार्जिनल कॉस्ट में जो बच गए हैं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेटेड कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड फैक्टर एंड की फैक्टर, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, मल्टीपल ब्रेक इवन एनालिसिस, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ये हमारे और कॉन्सेप्ट है जो हमारे मॉड्यूल के अंदर दिए हुए थे, हमारे बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो इनके बेसिस पर एक एक करके करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसकी आज क्लास में 2-3 कंसेप्ट खत्म हो जाए, नेक्स्ट क्लास में 2-3 कंसेप्ट खत्म कर देंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहां पर टोटल कॉस्ट दो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स की सेम होती है। Cost indifference point is the level of output at which the total cost of two different alternative remain same and equal. आपके पास दो अल्टरनेटिव है, जहां पर इन दो अल्टरनेटिव की कॉस्ट बराबर होगी। उस लेवल पे, जो लेवल है आपके पास, उस लेवल पे कोई लेवल है, मान लो लेवल का मतलब होता है यूनिट। भाई इतने यूनिट में बनाकर बेच रहा हूं और यहाँ पर इन दोनों की कॉस्ट जो है हर दोनों अल्टरनेटिव पे सेम है, तो हम इस लेवल को कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने क्लास में लिया हुआ था, इधर देखिए। कहता है मान लीजिए मेरे पे मशीन 1 है और मशीन 2 है। मशीन 1 की जो फिक्स कॉस्ट आती है, मशीन 1 की जो फिक्स कॉस्ट आती है वो है 1 लाख रुपए पर एनम। ये मशीन 1 की फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपए पर एनम, और ये 2 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट आती है मशीन 2 की। ठीक है जी। अगर मैं मशीन 1 चलाता हूं तो उसको हर यूनिट को बनाने के वेरिएबल कॉस्ट आएगी 25 रुपए। अगर मैं मशीन 1 का यूज करता हूँ यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए, तो फिक्स कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपए और 25 रुपए पर यूनिट की आपकी आएगी वेरिएबल कॉस्ट। पर अगर आप मशीन 2 चलाओगे तो फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए आएगी, पर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आएगी। अब हमने देखा कि मान लो, अब मैं देखूंगा कि इसमें मैं सिलेक्शन करूंगा कि यार मुझे कौन सी मशीन सेलेक्ट करनी चाहिए अपनी प्रोडक्शन के लिए। क्या मशीन 1 सेलेक्ट करना चाहिए या मशीन 2 सेलेक्ट करना चाहिए? तो मान लो अगर मैं 30,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 30,000 यूनिट पर आपको कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट होगी? तो जहां पर कॉस्ट कम होगी वो बेस्ट होगी। तो भैया बताओ, 30,000 यूनिट मल्टीप्लाई में 25 रुपए के हिसाब से 7,50,000 की कॉस्ट आएगी वेरिएबल। 1 लाख रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट आ गई 8,50,000 अगर आप 30,000 यूनिट बनाते हो तो। और अगर आप 30,000 यूनिट मशीन 2 से बनाते हो, तो भैया मशीन 2 30,000 मल्टीप्लाई 20 के हिसाब से आएगा 6 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए इसकी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट है, टोटल मिला के 8 लाख है। तो मेरे हिसाब से जहां पर टोटल कॉस्ट कम होगी वो आपका लिए सेलेक्ट होगा। तो मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है मशीन 2। मुझे मशीन 2 खरीद लेनी चाहिए अगर मैं 30,000 यूनिट बना रहा हूं तो। 30,000 यूनिट पे कौन सी मशीन बढ़िया है? मशीन 2 बढ़िया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर मैं 30,000 यूनिट ना बना के 10,000 यूनिट बनाऊं, तो उसमें मेरे लिए कौन सी मशीन बढ़िया होगी? तो मशीन 1 पे 10,000 इंटू 25 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए, और 10,000 इंटू 20 के हिसाब से 2 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 1 लाख इसकी फिक्स कॉस्ट है, 2 लाख इसकी हो गए, तो यहाँ 3.5 लाख रुपए, यहाँ 4 लाख रुपए। अगर 10,000 यूनिट बनाओगे तो मशीन 2 आपके लिए बेस्ट होगी। मशीन नंबर 2 विल बी द बेस्ट। मशीन क्या होगी? 2 होगी। मशीन 2 बाई कर लेनी चाहिए। तो मुझे मशीन 1 बाई करनी चाहिए या मशीन 2 बाई करनी चाहिए? इसके लिए मैंने देखा कि भैया जिसमें मेरी कॉस्ट कम आएगी मैं वो मशीन बाई करूंगा। अब मान लेते हैं कि मैं 20,000 यूनिट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? 20,000 यूनिट। तो 20,000 यूनिट पे देखता हूँ कितनी कॉस्ट आएगी। तो 20,000 इंटू 25 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए की कॉस्ट आएगी मशीन 1 में, और इंटू 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख की कॉस्ट आएगी मशीन 2 में। ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। इधर 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है, इधर 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, इधर भी 6 लाख रुपए आ रहा है, इधर भी 6 लाख रुपए आ रहा है। अब आपका डिसीजन क्या रहेगा? अगर मेरा 20,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरे को कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए? मशीन 1 या मशीन 2? सर कोई भी खरीद लो, क्योंकि दोनों में कॉस्ट सेम आ रही है। तो ऐसा क्या लेवल था? ये 20,000 यूनिट पे दोनों मशीन से कॉस्ट सेम आ रही है, तो दैट 20,000 इज नोन एज कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। ये 20,000 यूनिट क्या होगा? कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट होगा। तो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कहता है कि भाई ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर
दो अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव ये रहा, एक अल्टरनेटिव ये रहा, दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसको कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। समझ में आया, रिवीजन हो गया। अब सर इसका फॉर्मूला क्या है, हमने कहा ये देखो, इसका मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप 20,000 से कम यूनिट बनाओगे, 20,000 से कम यूनिट बनाओगे तो आपको, आपके लिए अल्टरनेटिव वन बेस्ट होगा, मशीन वन खरीदनी नहीं चाहिए आपको। अगर आप 20,000 यूनिट बनाते हो एग्जैक्टली, ये कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट है, इसमें आप कोई भी मशीन खरीद लो, दोनों सेम कॉस्ट आएगी। और अगर आप 20,000 से ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके लिए मशीन टू बेस्ट होगी, क्योंकि वहां पर कॉस्ट कम आती है। तो हमारे को ये चाहिए था कि कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट है जहां पर दोनों अल्टरनेटिव की सेम कॉस्ट आ रही हो, वो लेवल ऑफ आउटपुट ढूंढो, वो था 20,000 यूनिट, वो था 20,000 यूनिट। अब इसके हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था, फॉर्मूला बनाना सीखा था इसके अंदर। अब मुझे देखो, अभी तो मैंने 20,000 आपको बता दिया, अभी तो मैंने क्या बता दिया आपको, 20,000 बता दिया, पर क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा कि ये 20,000 कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगा आपको कि आपने, आपकी कौन सी वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट सेम है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट सेम है। तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने एक्स मान लिया कि भैया देखो, यूनिट प्रोड्यूस, मैं एक्स यूनिट प्रोड्यूस करूंगा और इस यूनिट जो मैं प्रोड्यूस करूंगा उस पर अल्टरनेटिव वन की कॉस्ट अल्टरनेटिव टू की कॉस्ट बराबर आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, मुझे नहीं पता था, मुझे निकालना है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन डिफरेंस पॉइंट निकालो, इन डिफरेंस पॉइंट निकालो। और क्या होता है इन डिफरेंस पॉइंट, ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट सेम आए। तो मैंने कहा भाई वो लेवल ऑफ आउटपुट ये रहा एक्स, और मैंने एज्यूम कर लिया कि एक्स वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहां पर दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट सेम आएगी। ठीक है जी। अब मेरे पास एक्स यूनिट है, मैं इतनी यूनिट बनाता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे निकालूंगा, देखो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, इधर भी वेरिएबल प्लस फिक्स, इधर एक्स यूनिट है, 25 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है, तो 25x आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 1 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। इस वाले में अल्टरनेटिव टू के अंदर 20 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट है, 20 इंटू एक्स करूंगा, 20x आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, 2 लाख रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी। अब एक्स को एक साइड विदाउट एक्स एक साइड लिख लो, 25, ये 20 उधर चला जाएगा, 25 माइनस 20x, ये 2 लाख में से 1 लाख यहाँ पर आ गया, माइनस हो गया, यहाँ 1 लाख बचा, यहाँ 5 बचा, एक्स की वैल्यू 1 लाख बनवा 20,000 आ गई। तो बेसिकली आपने करा क्या, बेसिकली आपने क्या करा, ऊपर जो था ना, ऊपर आपने डिफरेंस लिया है किसका, फिक्स कॉस्ट का। अगर आप देखो तो मेरी एक अल्टरनेटिव की फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख रुपए और दूसरी अल्टरनेटिव की फिक्स कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, तो 2 में से 1 लाख गया, ये तो करा, 2 में से 1 लाख, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की डिफरेंस, दोनों अल्टरनेटिव की फिक्स कॉस्ट का चेंज है ये, राइट। और ये क्या है सर, ये दोनों अल्टरनेटिव की वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है, एक की वेरिएबल कॉस्ट थी 25, एक की वेरिएबल कॉस्ट थी 20, तो वही तो है। तो आपने नीचे क्या कर रखा है, नीचे आपने क्या कर रहा है, दोनों अल्टरनेटिव की वेरिएबल कॉस्ट का चेंज, और ऊपर कर रखा है दोनों अल्टरनेटिव की फिक्स कॉस्ट का चेंज, इन दोनों को डिवाइड करा, आपका आ गया कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट 20,000 यूनिट। क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से होना चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपन में चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल ऑटोमेटिक, जिसमें आपकी मंथली फिक्स कॉस्ट दे रखी है ऑक्यूपेंसी की, ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, इसमें 15,000 है, इसमें 15,000, 5,000, 25,000, इसमें 15,000, 10,000 और 1 लाख रुपए, ये आपकी सारी फिक्स कॉस्ट आ गई। इसके बाद नीचे आपकी वेरिएबल कॉस्ट दे दी, 40 रुपए, 80 रुपए, 20 रुपए, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट आपको दे रखी है ये, जिसमें आपको बता रहा है भाई 40 इंटू 5 घंटे उसने काम करा, 40 रुपए की कॉस्ट पे लेबर कॉस्ट आ गई। 1 घंटा काम करा था, 60 रुपए के हिसाब से 60 रुपए आ गया। 0.25 आवर काम करा, 80 रुपए के हिसाब से रेट है, 1 घंटे का 20 रुपए आ गया, राइट। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। इसके बाद कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट, इंटरप्रिटेड योर रिजल्ट। तो आपको कह रहा है कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो हम ये वाला पॉइंट करेंगे, सिर्फ कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट। इधर देखो, सबसे पहले करना क्या है, दोनों अल्टरनेटिव को कंपेयर करना है, सभी एक दूसरे को अल्टरनेटिव को कंपेयर करना है। कैसे, जैसे पहले मैं ए और बी को कंपेयर करूंगा, फिर बी और सी को, फिर ए और सी को, 3 अलग अलग केस बनेंगे इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए। क्योंकि देखिए इंडिफरेंस पॉइंट के अंदर हमारा 2 अल्टरनेटिव लेते हैं, ना कि 3। अगर भी मैंने आपको एक कंसेप्ट कराया जिसके अंदर मैंने मशीन 1 और मशीन 2 2 अल्टरनेटिव लिए थे, ना कि 3। इधर 3 अल्टरनेटिव है, तो क्या करेंगे, तो सर 2 अल्टरनेटिव बनाएंगे, पहले ए और बी ले लो, ठीक है, 2 हो गया, इनमें कर लो कंसेप्ट, फिर बी और सी ले लेना, बी और सी लेने के बाद फिर ए और सी ले लेना। तो इस तरीके से 2 अल्टरनेटिव आपके बनाए हैं, ठीक है। टोटल 3 केस बनेंगे, ए बी, बी सी और ए और सी, ठीक है। ये देखो आप, सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो अगर अल्टरनेटिव ए में देखोगे तो अल्टरनेटिव ए के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट है 15,000 रुपए, और अल्टरनेटिव बी के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी है, 15 और 5 20 और 20 और 25 45,000 रुपए। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है अल्टरनेटिव बी की और ये ए की। तो फिक्स कॉस्ट मैंने साइड में लिख लिया है, देखो ये रहा 15,000 और 45,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं।
वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट देखोगे 40 ईयरी और 20 200 ईयरी, तो मतलब 200 और 40 240 होगी, और 60 और 80 कितना हो गया? 8 से 14 140 हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें 240 है, इसमें 140 है। अब कैसे निकालेंगे? इन डिफरेंस पॉइंट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। ये भी चेंज इन, भैया देखो 45,000 में से 15,000 जाएंगे, क्या बचेगा? 30,000 चेंज इन फिक्स कॉस्ट, और 240 में से 140 जाएगा, क्या बचेगा? 100। आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए। पहले क्या माइनस करो, बाद में क्या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हमेशा बड़ा वाला माइनस होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। 45,000 में से 15,000 माइनस करेंगे, और इधर बड़ा यहाँ नहीं है, ये है 240 में से 140 माइनस करेंगे, तो इससे मेरा 300 यूनिट का इंडिफरेंस पॉइंट आया। मतलब 300 यूनिट पर अल्टरनेटिव ए और अल्टरनेटिव बी दोनों सेम लेवल ऑफ कॉस्ट जनरेट करते हैं। अगर मैं 300 यूनिट बनाकर बेचूंगा तो चाहे अब अल्टरनेटिव ए के लिए जाए चाहे बी के लिए जाए, आपकी कॉस्ट सेम आने वाली है। अब बी और सी में बात कर लेते हैं। अब बी और सी की बात कर लेते हैं। तो बी में जो फिक्स कॉस्ट थी वो 45,000 थी, जैसे हमने ऊपर देखा, ये 45,000 रुपये फिक्स कॉस्ट है, और सी की कॉस्ट जो है वो 1,25,000 रुपये। देखो 15,000, 10,000 और 1,00,000, तो 1,25,000 रुपये होगी सी की वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। इसका 140 है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। इसका देखो 20 और 20 कितना हो गए? 40 हो गए, इसका 40 है। अब फिर से अब निकालेंगे इन डिफरेंस पॉइंट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। तो भैया मुझे बताओ, 1,25,000 रुपये आपके पास सी है फिक्स टोटल कॉस्ट, और इसमें है 45,000 रुपये, तो इधर चेंज इन फिक्स कॉस्ट आया 80,000 रुपये, और नीचे आया 100। इसका मतलब कितना आया? 800 यूनिट। 800 यूनिट पर ये दोनों कॉस्ट, इन दोनों अल्टरनेटिव की कॉस्ट बराबर आएगी। अब जरा सी और ए का केस ले लेते हैं। सी में आपकी फिक्स कॉस्ट है 1,25,000 रुपये, ये रहा, और 15,000 रुपये ए की है, वो ये रहा। यहाँ पर 240 है, ये रहा, और यहाँ पर 40 है, ये रहा। ठीक है जी। अब यहाँ पर 15,000, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1,25,000 माइनस 15,000, ये आ गया 1,10,000। 240 में 40 जाएंगे, क्या बचेगा? 200। तो यहाँ पर 550 आ गया। तो अगर आप 300 यूनिट बना रहे हो तो आप अल्टरनेटिव ए और बी में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, और अगर आप 800 यूनिट बना रहे हो तो आप बी और सी में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, और अगर आप 550 के बीच में बना रहे हो तो आप सी और ए में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका एक क्या बनाता है? यही इंडिफरेंस पॉइंट है, इसमें बनाते हैं कंसेप्ट नंबर ऑफ केसेस से। कहता है अगर आप 300 या 300 से कम सेलेक्ट करोगे, देखो 300 में तो ए एंड बी दोनों बेस्ट है, ठीक है, 300 में ए और बी दोनों बेस्ट है, 300 में ए और बी दोनों बेस्ट है। अच्छा एक चीज और आपको समझाता हूं, कैसे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर 300 से कम होगा तो कौन सा बेस्ट है। इसको एक और समझाते हैं। देखो मैंने पिछले एग्जांपल लिया था, तो आपने नोटिस नहीं करा, मैं करवाता हूं नोटिस एक बार। कहता है, ये लाइन पढ़वाता हूं, कहता है 20,000 से अगर आप कम यूनिट बनाना चाहते हो तो आपके लिए अल्टरनेटिव 1 बेस्ट होगा। अल्टरनेटिव 1 था मशीन 1। मशीन 1 की फिक्स कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब बिलो की बात आती है 20,000 से कम यूनिट, जैसे कि कभी हम कह रहे हैं 20,000 पे इंडिफरेंस पॉइंट आ जाता है, 20,000 से कम दो ही केस है। 20,000 पे तो इंडिफरेंस पॉइंट है ना दोस्त। अब 20,000 से या तो कम यूनिट बनाओगे या ज्यादा बनाओगे, 20,000 पे तो दोनों टोटल कॉस्ट फिक्स आएगी, है ना। 20,000 में दोनों कॉस्ट फिक्स आने वाली है। अब 20,000 में या तो आप कम यूनिट बनाओगे या आप ज्यादा यूनिट बनाओगे। अगर 20,000 से आपने कम यूनिट बनाई तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। इस बात का ध्यान रखना, आप चेक करके देख लो। आप 15,000 यूनिट बनाओ और इसके सेम केस के अंदर पुट करके देखो, वेरिएबल कॉस्ट थी 25 रुपए के हिसाब से और फिक्स कॉस्ट थी 1,00,000, और दूसरे वाले में 20 रुपए के हिसाब से थी, इसमें 2,00,000 रुपए थी दोनों मशीन की। 20,000 इन डिफरेंस पॉइंट से अगर कम यूनिट बनाओगे तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिस अल्टरनेटिव में फिक्स कॉस्ट कम होगी। जैसे कि मशीन 1, तो हमारे केस के अंदर मशीन 1 अल्टरनेटिव बेस्ट था जिसके अंदर उसकी फिक्स कॉस्ट कम थी। ठीक है, उसकी फिक्स कॉस्ट कम थी। और अगर 20,000 से ज्यादा यूनिट बना रहे हो, इन डिफरेंस पॉइंट से अबव जा रहे हो, तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट जिसमें ज्यादा हो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे ही होता है। 20,000 पे इंडिफरेंस पॉइंट था, उससे कम बनाओगे तो जिसकी फिक्स कॉस्ट कम है वो बढ़िया होगा अल्टरनेटिव। 20,000 से ज्यादा बनाओगे यूनिट तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। अब इसका चेक करके दिखा देता हूं मैं आपको। 20,000 से ज्यादा यूनिट बना रहा हूँ, देखो 20,000 से कम यूनिट बना रहा हूँ तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट था। देखो ये बेस्ट ये था ना किसकी फिक्स कॉस्ट कम है। और इधर देखो 20,000 से कम यूनिट बना रहा हूँ, ज्यादा यूनिट बना रहा हूँ, तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा। देखो बेस्ट ये था, तो सब याद रहेगी बात। तो इसी केस के अंदर ऐसे ही चलेंगे इधर भी। हमारे लिए अगर 300 यूनिट पर
दोनों अल्टरनेटिव बेस्ट है ए एंड बी, 300 से कम बनाऊंगा तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होगी। देखो, और उसको आप चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करोगे, चेक भी कर सकते हो। हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होगी, ये ए बेस्ट है। अब चेक करके देख लो, जरा 300 से कम 200 यूनिट बनाओ। अब मुझे बताओ 200 पे इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी और इसकी कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट। आप दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। दोनों को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर वाले को जोड़ दूंगा तो टोटल कॉस्ट पता चल के निकल जाएगा। तो अगर 300 यूनिट पे इन दोनों का सेम कॉस्ट आती है तो 300 से कम बनाओगे यूनिट तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होगी। ये डायरेक्ट आंसर है, आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। तो अगर मैं 300 यूनिट बना रहा हूं तो दोनों अल्टरनेटिव बेस्ट है ए एंड बी। 300 से कम बनाऊंगा तो ए बेस्ट होगा क्योंकि ए की फिक्स कॉस्ट कम होगी। सर 300 से ज्यादा बनाऊंगा तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी, मतलब बी, क्योंकि बी की फीस कॉस्ट थी 45,000 और ए की थी 15,000। तो हमारे लिए 300 से ज्यादा बनाओगे तो वो अल्टरनेटिव बेस्ट है जिसकी फीस कॉस्ट ज्यादा होगी। पर 800 तक, क्योंकि 800 के बाद इंडिफरेंस पॉइंट अलग आ जाता है। तो सर यहां पर हमारे 3 इंडिफरेंस पॉइंट निकले थे, एक 300, एक 800 और दूसरा 550। आपको एक लोवेस्ट लेना है और एक हाईएस्ट लेना है, इनसे ही आपको सॉल्व करना है क्योंकि बीच वाला तो वैसे ही कवर हो जाता है। 300 यूनिट पे ए और बी बेस्ट है, 300 से कम बनाओगे तो ए बेस्ट है क्योंकि उसकी फीस कॉस्ट कम है, 300 से ज्यादा बनाओगे तो बी बेस्ट है क्योंकि उसकी फीस कॉस्ट ज्यादा है। अब 800 पे, 800 पे ये देखना है कि 800 यूनिट पर ए बी और सी दोनों बेस्ट है, 800 यूनिट पे बी और सी दोनों बेस्ट है। 800 से कम बनाऊंगा तो वो बेस्ट होगा जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होगी, राइट। तो हमारे पास बी आंसर है। देखो 800 से कम बनाऊंगा तो बी आंसर है, देखो ये रहा। 800 से लेस देन 800, देखो बी बेस्ट आ रहा है ना। अब दोनों ही केस में करके देखो, 300 से ज्यादा बनाऊंगा तो बी बेस्ट है और 800 से कम बनाऊंगा बी बेस्ट है। तो दोनों में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। 300 से ज्यादा बनाता हूं तब भी बी बेस्ट है और 800 से कम बनाऊंगा तब भी बी बेस्ट है, और 800 से ज्यादा बनाऊंगा तो जिसकी फीस को ज्यादा होगी वो बेस्ट होगा, दैट इज सी, 1,25,000 रुपए। और इस तरीके से आपका कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट खत्म होता है। क्लियर हुआ जी पहला कंसेप्ट। चलिए इधर, पिछली क्लास के अंदर हमारा वॉइस में टेक्निकल इशू होने की वजह से मैंने क्लास को वहीं पर रोक दी थी। आज हम अगली मॉर्निंग में क्लास दोबारा ले रहे हैं और आज मुझे आपको कराना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं पहले यही करा रहा था, इसकी वजह से हमने क्लास नहीं ले पाए थे टेक्निकल इशू होने की वजह से, राइट। चलिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में एक बार पढ़ते हैं, क्या कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। जब मैं आपको बेसिक चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने वहां पर आपका डिस्कस करा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हमने एक अल्टरनेटिव अगर मैं गवा रहा हूं तो दूसरे अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए पहले अल्टरनेटिव में जो मुझे इनकम हो रही थी वो दूसरे अल्टरनेटिव से मैं उस इनकम का मेरे लिए कॉस्ट मानी जाएगी। अगर एक जगह मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ और दूसरा अल्टरनेटिव मुझे आया है ऑफर, तो मुझे कम से कम 10,000 रुपये तो चाहिए भैया, मैं तो कमा ही रहा था ना वहां पर, तो कम से कम तो 10,000 चाहिए, ज्यादा मिलेगा तो ही आऊंगा मैं। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। बाकी हमने डिटेल में डिस्कस भी करा था चैप्टर नंबर 1 में, और थ्योरी वाली जो भी क्लास, मतलब जो फास्ट ट्रैक वाली क्लास है उसमें भी मैंने चैप्टर नंबर 1 में फिर से डिस्कस करा था। आप जाके पढ़ सकते हो आप। अब किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं इनके, पर हाँ जितने भी है कर लेते हैं। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट। एक कंपनी क्या है, इन तीनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकती है एक साल में। इट कैन एक्सरसाइज इट ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। वो अपने ऑप्शन को साल के शुरू में ही सिलेक्ट करेगी, क्योंकि साल के बीच में नहीं कर सकती ना साल के एंड में, क्योंकि शुरू में सेलेक्ट करो तभी तो बनाना चालू करेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो साल में शुरू में आपको डिसीजन लेना होगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज गिवन बिलो। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि XYZ जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस है 10-12-12, वेरिएबल कॉस्ट है 6-9-7, मार्केट में डिमांड है X की 3,000 यूनिट की, Y की 2,000 और Z की 1,000 यूनिट की। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है,
भले ही वाई की एक्स की मार्केट में 3000 यूनिट की डिमांड है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा एक्स 2000 यूनिट ही बना पाऊंगा। वाई की डिमांड 2000 यूनिट की है, पर मैं 3000 बना सकता हूँ। और अगर जेड की डिमांड 1000 यूनिट की है, तो मैं सिर्फ 900 ही बना सकता हूँ, मेरी उतनी ही कैपेसिटी है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुसार काम करना होगा। फिक्स कॉस्ट 30,000 आएगी, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, 30,000 आएगी। तो कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहने वाली है, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा तो उसके लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, जरा ये नोट्स में दिखाता हूं मैं आपको। लिखा है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप इधर देखेंगे तो लिखा है, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, देखिए कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। यदि सेल 10, वेरिएबल कॉस्ट है 6, 10 में से 6 गए 4 बचेगा। 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 3, और 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो 4, 3, 5 आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी यूनिट बना रहे हो, क्योंकि देखिए अगर मैं प्रोडक्ट एक्स सेलेक्ट करूं, चलो अगर मैं प्रोडक्ट एक्स सेलेक्ट करूंगा तो भले ही मार्केट में 3000 यूनिट की डिमांड है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा 2000 यूनिट ही बना सकता हूं। मार्केट में वो 3000 यूनिट बिक सकता है, पर मैं 2 ही बना सकता हूं। तो जितनी मैं बनाऊंगा उतना तो कंट्रीब्यूशन जनरेट करूंगा, राइट। जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा उतना ही तो कंट्रीब्यूशन जनरेट करूंगा। तो 3000 बिक सकता है मार्केट में, पर प्रोडक्शन में 2000 का ही कर सकता हूँ। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से आपने 8000 का कंट्रीब्यूशन जनरेट करा। इसमें 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे अगर आप एक्स यूनिट सेलेक्ट करते हो तो। एक्स का प्रोडक्शन, एक्स जो प्रोडक्ट है अगर वो बनाना आपका मैन्युफैक्चरिंग का सिलेक्शन है, आपका डिसीजन है कि एक्स बनाऊंगा, तो आप 2000 यूनिट ही बना पाओगे, भले ही 3000 मार्केट में बिके। तो अगर 2000 बनाओगे तो 2 × 4 के हिसाब से 8000 रुपये आप कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर पाओगे, अगर आप एक्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो। अगर आप वाई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो उस केस के अंदर वाई की जो मार्केट डिमांड है वो 2000 यूनिट की है, पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो 3000। अब मैं ज्यादा प्रोडक्शन है मेरे पे कैपेसिटी, पर मैं ज्यादा क्यों करूंगा, मैं ज्यादा करूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड ही 2000 रुपए की है ना। तो भाई जितनी डिमांड होगी मैं उतना ही तो बनाऊंगा, भले ही मेरे पे कैपेसिटी ज्यादा है। तो 3000 यूनिट की कैपेसिटी है, पर डिमांड कितने की है, सिर्फ 2000 यूनिट की। तो भैया 2000 यूनिट ही बनाऊंगा, और एक यूनिट पर आपने 3 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप वाई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो 6000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आप जनरेट कर पाओगे। इस तरीके से अगर मैं जेड प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूं तो जेड प्रोडक्ट में मैं 900 यूनिट ही बना पाऊंगा, भले ही 1000 की डिमांड है, बना 900 पाऊंगा क्योंकि उतनी कैपेसिटी है। और 900 इंटू 5 रुपए के हिसाब से आप 4500 रुपए कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पाओगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर अगर मैं एक्स प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूं, ठीक है, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को कितना कमाऊंगा मैं 8000, और क्या गवाऊंगा मैं, या तो मैं 6000 यूनिट 6000 का कंट्रीब्यूशन गवा दूंगा, या 4500 का कंट्रीब्यूशन गवा दूंगा। क्योंकि देखो सेलेक्ट तो आप एक ही कर सकते हो। अगर आप एक्स प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने एक्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा कि मैं एक्स बनाऊंगा, तो आप वाई और जेड को गवा रहे हो। अच्छा, वाई और जेड में हायर कंट्रीब्यूशन कितना है, 6000 यूनिट का। क्योंकि सर देखिए वाई को गवाओगे तो 6000 कंट्रीब्यूशन गवाया, अगर मैं एक्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा तो मुझे वाई प्रोडक्ट को छोड़ना पड़ेगा और जेड को भी छोड़ना पड़ेगा। सर जेड को छोड़ूंगा तो 4500 गवाएंगे, वाई को छोड़ूंगा तो 6000 गवाऊंगा। तो दुख किसमें होगा गवाने का, वाई को या जेड को, सर वाई को, जिसमें हायर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है मुझे। तो इसके लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6000 रुपए। देखो मेरे पास 3 यूनिट पड़ी है सामने, एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं एक्स के पास आता हूँ, मैं एक्स के पास आता हूँ और एक्स से कहता हूँ कि भैया देखो मैं तुम्हें तभी सेलेक्ट करूंगा जब मुझे मिनिमम 6000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। क्योंकि जब मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ वाई पर, या मैं जेड पे जाता हूँ, तो जेड पे तो 4500 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा हूँ, पर अगर मैं वाई पे जाऊंगा तो 6000 मुझे मिल जाएगा। तो सर आपके पास 3 ऑप्शन है सामने, वाई सेलेक्ट करोगे तो 6000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जेड सेलेक्ट करोगे तो 4500 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो अब आप एक्स सेलेक्ट करोगे, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स सेलेक्ट करो तो मिनिमम आपको कितने पैसे चाहिए, 4500 या 6000? 4500 तो नहीं बोलोगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई उससे ज्यादा भी तो मुझे मिल रहा है ना किसी एक अल्टरनेटिव में। तो अगर मैं कहूंगा वाई और जेड में से सेलेक्ट करना है, तो आप वाई हमेशा सेलेक्ट करोगे क्योंकि वहां हायर कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हो। तो आप हमेशा किसकी तरफ जाओगे, जहां पर आपको हायर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो मैं जेड को हमेशा इग्नोर करूंगा, क्योंकि जेड में सबसे ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हमेशा इग्नोर कर दूंगा। मैं हमेशा जो मेरा प्रायोरिटी रहेगी वो वाई के लिए रहेगी, क्योंकि एक्स अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मुझे कम से कम 6000 रुपये चाहिए, क्योंकि देखो 6000 तो मैं वाई से भी कमा ही रहा हूँ ना।
दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एक्स। तो एक्स को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एक्स से मैं ये कहूंगा कि भाई प्रोडक्ट तुम्हें अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो कम से कम 6,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप मुझे दोगे मिनिमम, उससे ज्यादा दे रहे हो तो अच्छी बात है, पर मिनिमम 6,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन दोगे तो ही मैं तुम्हें सेलेक्ट करूंगा। तो एक्स को सेलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6,000 रुपए है। अब वाई को सेलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? अब वाई को अगर सेलेक्ट करता हूं तो क्या गंवाना पड़ेगा? एक्स और जेड गंवाना पड़ेगा। अब जेड की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसमें कम कंट्रीब्यूशन है एज कंपेयर टू एक्स। क्योंकि देखो, अगर मैं वाई को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे क्या छोड़कर आना है? एक्स को छोड़कर आना है और जेड को छोड़कर आना है। जेड को छोड़ूंगा तो 4500 घटाऊंगा और एक्स को छोड़ूंगा तो 8,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो वाई को सेलेक्ट करने के लिए मेरे लिए जो कंट्रीब्यूशन में हायर कमा सक रहा था वो एक्स, वाई को सेलेक्ट करने के लिए मैं एक्स छोड़कर आ रहा था जिसमें मैं 8,000 रुपए कमा रहा था। तो भैया वाई को मैं तभी सेलेक्ट करूंगा जब मैं 8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिलेगा। इसी तरीके से जेड को मैं तभी सेलेक्ट करूंगा जब मुझे 8,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जेड को सेलेक्ट करने का मतलब आप एक्स और वाई गवा के आ रहे हो और एक्स से आप हायर कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे थे, वाई से नहीं कर रहे थे, एक्स से कर रहे थे। तो भैया मैं हायर टू हायर कॉन्ट्रीब्यूशन 8,000 गवा के आ रहा हूँ। जेड तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए मुझे कम से कम 8,000 की इनकम चाहिए तुमसे, तभी मैं तुम्हें सेलेक्ट करूंगा। तो अगर आप ओवरली मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड में से आपके लिए सबसे सुटेबल क्या है कि आप क्या सेलेक्ट करोगे, तो आप कहोगे एक्स सेलेक्ट करना सबसे सही है, क्योंकि उसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हायर कंट्रीब्यूशन मुझे मिल रहा था वाई और जेड में से किसी एक में से, वो मेरी रिकवर हो रही है। कि वाई और जेड को सेलेक्ट करना सही नहीं है, क्योंकि मैं 8,000 एक्स को सेलेक्ट करके कमा सकता हूं, तो फिर मैं वाई और जेड को क्यों सेलेक्ट करूं? राइट, समझ में आया? दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फोरगोन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि मैं अगर एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन गवा के आ रहा हूं, छोड़ कर आ रहा हूं, फोरगोन कर रहा हूं। तो अगर मैं प्रोडक्ट एक्स को सेलेक्ट करता हूं, प्रोडक्ट एक्स प्रोड्यूस करता हूं, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? मैक्सिमम प्रोडक्ट वाई और जेड को मिलाकर 6,000 होगी, क्योंकि मैं मैक्सिमम गवा के आ रहा हूं 6,000 रुपए वाई को छोड़कर। जेड की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि वो सबसे कम कमा रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट वाई और जेड में बात करूंगा तो मैं वाई सेलेक्ट करूंगा। क्या आपको समझ में आया? अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो और उसको सेलेक्ट करने के लिए आप कितना हायर कंट्रीब्यूशन छोड़कर आ रहे हो, वो आपके लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर उतना आपको मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है तो आप उसको प्रोड्यूस कर लो। एंड हियर इज योर कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ सर, समझ में आया? इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। लॉजिक का समझ में आना चाहिए आपको ना, हम क्यों कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन है, क्वेश्चन तो चलो कर लिया पर कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी है ये। ठीक है जी, दो कॉन्सेप्ट, अब कितने कॉन्सेप्ट हो गए जरा दिखाओ। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको करा दिया, मैंने आपको कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट करा दिया। अब मैं आपको दो चीज और करा देता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस एंड वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस एंड वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये लो सर, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस क्या कहता है? ये कहता है अभी तक आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और यहीं से कॉन्सेप्ट भी जनरेट होगा वेटेड कंट्रीब्यूशन का, राइट? यहीं से वेटेड कंट्रीब्यूशन का वो भी जनरेट होगा। कह रहा है अभी तक आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे थे, एक सॉरी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रेक इवन निकाल रहे थे। अब आपके पास एक से ज्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट के ब्रेक इवन को कैसे एनालिसिस करते हैं, वो एक कंसेप्ट है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है, सबसे बेसिक चीज आपको पता है कि जब ब्रेक इवन होता है तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, राइट? ब्रेक इवन में टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन में टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अब समझिए, यहाँ पर मैं बेसिक बातें कर रहा था कि ब्रेक इवन क्या था। क्लास के अंदर मैंने बेसिक आपको बताया था कि मान लीजिए मैं एक पेन एक प्रोडक्ट है जो बेचता हूँ, उसकी 20,000 यूनिट बेचता हूँ,
सेलिंग प्राइस है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपये, तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 5 रुपये और 50,000 का फिक्स कॉस्ट है। तो अगर 50,000 का फिक्स कॉस्ट है और डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कितने यूनिट पे ब्रेक इवन आ जाएगा? 10,000 यूनिट पे। मैं 20,000 बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, राइट। तो ये तो था नॉर्मल, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे लिए क्या था? पेन था। अब मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट आ रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, हेडफोन, ईयरफोन और स्पीकर। ये इसके मल्टीपल प्रोडक्ट है। अब भैया देखो होता क्या है कि ये हेडफोन, ईयरफोन और स्पीकर की टोटल कॉस्ट आती है 1 लाख रुपए। इसमें 40,000 रुपए ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट है, तीनों प्रोडक्ट को मिलाकर। तीनों प्रोडक्ट की मिलाकर फिक्स कॉस्ट है 40,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 रुपए। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक एग्जाम्पल लिया था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ, तो होता क्या है, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, वो भी मल्टीपल प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पर लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, ये 40,000 रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट को। तो होता क्या है कि आपके पास 3 प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट का आपके पास, अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो और आपको बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। और प्रॉब्लम ये हुई थी कि हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट थी वो तीनों प्रोडक्ट की एक साथ दे रखी थी। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालता हूँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट अलग अलग निकालूंगा तो अलग अलग फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी मुझे, है ना। पर ब्रेक इवन मुझे अलग अलग नहीं दी हुई थी, तीनों प्रोडक्ट की एक साथ दे रखी थी। तो अगर मुझे तीनों प्रोडक्ट की एक साथ फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर डालूंगा 40,000 रुपए, तो तीनों प्रोडक्ट का इकट्ठा कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे चाहिए फिर, तभी तो आएगा। भाई आप प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ले रहे हो ब्रेक इवन में, ठीक है। तो नीचे एक प्रोडक्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ी लोगे, तीनों प्रोडक्ट का एक साथ कॉन्ट्रीब्यूशन लोगे। जब हम तीनों प्रोडक्ट का एक साथ कॉन्ट्रीब्यूशन या एक साथ पीवी रेशियो लेंगे, क्योंकि देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के 2 फॉर्मूले थे। एक तो था फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आपको आंसर यूनिट पे चाहिए तो। दूसरा था फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, अगर आपको अमाउंट में चाहिए तो, राइट। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप ऊपर ब्रेक इवन में तीनों प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट ले रहे हो, तो नीचे भी कॉन्ट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो तीनों प्रोडक्ट का होना चाहिए। जब आप ये तीनों प्रोडक्ट का पीवी रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, इसको नाम देते हैं वेटेड एवरेज पीवी रेशियो या वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। समझ में आया नहीं आया? तो अभी तक जब हम सिंगल एक प्रोडक्ट का निकाल लेते तो वेटेड एवरेज, सॉरी, सिर्फ कंट्रीब्यूशन बोलते थे, एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या एक प्रोडक्ट का पीवी रेशियो। जब मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक साथ निकालते हैं, तो फिर वहां पर वेट लग जाता है, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या वेटेड एवरेज पीवी रेशियो। मैं ये वेटेड का कंसेप्ट क्यों लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आप तीनों प्रोडक्ट की जोड़ रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो भी तीनों प्रोडक्ट का होना चाहिए। तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन को वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहते हैं और तीनों प्रोडक्ट का पीवी रेशियो को वेटेड एवरेज पीवी रेशियो कहते हैं। ये देखिए 2 फॉर्मूले थे, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या होता है मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट में? वहां पर तीनों प्रोडक्ट का या एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट ली जाती है, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो लिया जाएगा। अब सारी कहानी ये आती है कि ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट का वेटेड एवरेज या पीवी रेशियो कैसे निकाला जाए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन होगी। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं इनको निकालू कैसे। तो मेरे को अब पूरी कहानी आपको समझानी है कि वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या वेटेड एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये कैलकुलेट होती है विद द हेल्प ऑफ सेल मिक्स, विद द हेल्प ऑफ सेल मिक्स। अब मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे, 1000, हेडफोन, ईयरफोन और स्पीकर। 3 टाइप के प्रोडक्ट हम बना रहे थे, इसमें हमारी सेल थी 1000, 500 और 1500। 1000, 500, 1500 हमारी सेल थी। इसका मतलब 1000 यूनिट का मैं बेचूंगा एक हेडफोन, 500 का बेचूंगा एक ईयरफोन और 1500 का बेचूंगा एक स्पीकर। यह है पर यूनिट सेल। वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने दे रखी है, फिर आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन आया वेटेड नहीं आया, क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है। मुझे इनका एक साथ वाला चाहिए, तब आएगा वेटेड। और फिर टोटल फिक्स कॉस्ट में से वेटेड डिवाइड करूंगा, आ जाएगा ब्रेक इवन। तो सिंपल है ब्रेक इवन एनालिसिस, बस आप उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या हो रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं तीनों प्रोडक्ट की, तो वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन भी टोटल लोगे, बस वही निकाल रहे हैं। अब बिना वेटेड कंट्रीब्यूशन अब तभी निकाल पाएंगे जब हमारे को क्वेश्चन के अंदर सेल मिक्स दिया होगा। फिक्स कॉस्ट आपको टोटल दे रखी है तीनों प्रोडक्ट की 40,000 रुपए। अब आपको सेल मिक्स दे रखा है 532। 532 का मतलब क्या, पहले ये समझ लो। कई बार होता है कंपनी अपना कॉम्बो बेचती है,
कि तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बो, तो कॉम्बो बेचती है। या ऐसा होता है कि कंपनी, आप मान लो 100 प्रोडक्ट बेच रही है, कंपनी ने अभी तक अपने 100 यूनिट सेल कर दी तीनों मिलाकर। अब इस 100 में से अब मैं ये कहूंगा जो रेशियो होता है वो 5:3:2 का होता है, 5:3:2 का, 5:3:2 मतलब 5:3:2, 100 को 5 + 3 + 2 में बांटना तो आ जाएगा 50, 30 और 20। इसका मतलब ये है, सेल मिक्स कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर अपनी 100 यूनिट बेच रही है तो उसमें 50 यूनिट तो हेडफोन बिक जाएंगे, 30 यूनिट ईयरफोन बिकते हैं और सर 20 यूनिट स्पीकर बिकते हैं। तो बोलते हैं सेल मिक्स। मतलब कि कंपनी अगर अपनी 100 यूनिट बेचेगी तो वो 5:3:2 की रेशियो में बिकता है। 5:3:2 का मतलब 5 हिस्सा है हेडफोन का, 3 है ईयरफोन का और 2 है स्पीकर का। तो अगर 100 यूनिट बेचेंगे तो उसमें से 50 हेडफोन बिकते हैं, ईयरफोन बिकते हैं 30 और स्पीकर बिकते हैं 20। इस तरीके की रेशियो दी गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों इक्वली बिके, ऐसा नहीं होता। 100 में से 5:3:2 का रेशियो रहता है, इसको सेल मिक्स कहा जाता है। तो अगर मैं 100 यूनिट बेच रहा हूं, उसमें से 50 हेडफोन बेच रहा हूं, तो कंट्रीब्यूशन भी तो हेडफोन का ज्यादा लूंगा ना। राइट, समझ में आया नहीं आया? अब सबका इक्वल तो नहीं लूंगा, ऐसे तो नहीं करूंगा कि 1 2 3 का एवरेज कर दो, क्योंकि तीनों इक्वल बिके ही नहीं। जब तीनों अलग अलग रेशियो में बिक रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। समझ में आया नहीं आया? तो मुझे बताओ, 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, अगर हेडफोन 5 बिकते हैं, अगर मैं बात करूं 10 यूनिट बेची तो 10 में से 5 हेडफोन बिक रहे हैं, 3 ये और 2 ये, तो 5 अगर हेडफोन बेच रहे हैं तो 5 का तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो सेल मिक्स एक तरीके का वेट कंसीडर करता है कि देखो हर 10 में से 5 प्रोडक्ट क्या बिकेगा, हेडफोन। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, मेरे 5 के हिसाब से आएगा, क्योंकि एक हेडफोन थोड़ी बिक रहा है, हर 10 में से 5 हेडफोन बिकते हैं। तो 400 इंटू 5 के हिसाब से कितना हो गया जी, ये देखो 400 इंटू 5 कर। समझ में आया नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? इसी तरीके से हर 10 में से 3 बिकते हैं हमारे एयरफोन, 300 के हिसाब से 3 इंटू 300 कर दिया, और 2 बिकते हैं स्पीकर, 700 के हिसाब से 2 इंटू 700 कर दिया, 2900 और 100। तो बेसिकली कितने बिक रहे थे, 10। करा एवरेज ही है और वेटेड एवरेज करा। वेटेड एवरेज इसलिए करा है क्योंकि एवरेज और वेटेड एवरेज में एक ही फर्क है। एवरेज जब आप करते हो तो ये मान के चलते हो कि आपके सारे इक्वल बिके हैं, तो आप तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते हो। वेटेड एवरेज में ये होता है कि तीनों इक्वली नहीं बिके हैं, तीनों अलग अलग क्वांटिटी में बिके हैं, तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे होंगे। समझ में आया? इस तरीके से अलग अलग कंट्रीब्यूशन जनरेट करा, सबको जोड़ा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया तीनों प्रोडक्ट का। तीनों प्रोडक्ट बिके कितने हैं, 10, डिवाइड कर दिया, आपका आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ गया सर, आपके आ गया वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? लॉजिक क्लियर है? बस ये आप अब डिवाइड कर दो 40,000 को, 40,000 यहाँ लिखो और डिवाइड कर दो 430 से, आप क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी तीनों का क्या आ गया, 93 यूनिट, 93 यूनिट आ गया। कहाँ है देखो यार, 93 यूनिट। समझ में आया नहीं आया? पर कई बार ऐसा होता है कि आपको ना डाटा परसेंटेज में दिया होता है, डाटा आपको परसेंटेज में दिया होता है, तो परसेंटेज जब आपको दे रखा होगा तो उसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर फिर आप वो नहीं करेंगे कि पहले मैं वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर टोटल वेट से डिवाइड कर रहा हूँ, वो नहीं लगाते। अगर आपको परसेंटेज दे रखा है तो सीधी सीधी कहानी परसेंटेज अप्लाई कर दो कि भाई 400 मल्टीप्लाई बाय 50%, 300 मल्टीप्लाई बाय 30%, 700 मल्टीप्लाई बाय 20%, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से, जो भी आया प्लस कर दो 400 से, आएगा 430 ही। पर तरीके दोनों को अलग है। उसमें हमें वेट गिवन था, सेल मिक्स इज अ वेट, उसमें वेट गिवन था तो वेट से मल्टीप्लाई करा रिस्पेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल वेट से करा अगर एवरेज चाहिए। यहाँ परसेंटेज गिवन है, यहाँ कह रहा है कि सीधा 400 में से 50% का कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है नेट। ये ला आपका 290 और 40 ये जोड़ दिया डिवाइडेड बाय 400, मतलब डिवाइड कुछ नहीं करना, सीधा 430। इसको दो तरीके से वेटेड कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है? ये भाई बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कैसे भाई, 93 यूनिट का ब्रेक इवन आया था, 532 में बांट दो, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन आ जाएगा। 532 रेशियो थी ना, और अगर आपका परसेंटेज है तो फिर 93 का परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन आ जाएगा। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो अगर आपको, अब दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको रुपीज में चाहिए ब्रेक इवन चीज, अमाउंट में चाहिए, तो फिर क्या करना होगा आपको, फिर आपको पीवी रेशियो से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, पीवी रेशियो से डिवाइड करना होगा। अब सर पीवी रेशियो निकालना है, वेटेड एवरेज पीवी, टोटल फिक्स कॉस्ट अपन में वेटेड एवरेज पीवी।
अब इसको निकालने के लिए एक तरीका है क्या, सबसे पहले लोग कंट्रीब्यूशन पर सेल मिक्स, कंट्रीब्यूशन पर सेल मिक्स अलग है, नाम अलग है, क्या है, कंट्रीब्यूशन पर सेल मिक्स, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन लो मल्टीप्लाई करो रेशियो से, जो रेशियो आपको दे रही थी ना 5:3:2 की, उससे मल्टीप्लाई करो हर एक कंट्रीब्यूशन को, तो रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर सेल मिक्स। मतलब मेरा जो कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू रेशियो मैंने कन्वर्ट कर लिया, एक तरीके का वेटेड कंट्रीब्यूशन, कहानी वही है वेटेड कंट्रीब्यूशन, एंड डिवाइडेड बाय सेल मिक्स, डिवाइडेड बाय सेल मिक्स। ये कैसे निकालेंगे, सेल यूनिट कितनी करी है और फिर रेशियो, समझ लो ध्यान से, पीवी रेशियो कैसे निकालते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100, यही करते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल इंटू 100, यही करते हो। अब मुझे कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का थोड़ी दे रखा है, मुझे कंट्रीब्यूशन 3 यूनिट का दे रखा है, 3 प्रोडक्ट का है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या करूंगा, सिंपल है, इसको भूल जाओ, 2 मिनट के लिए फॉर्मूला भूल जाओ, इधर आ जाओ। ये कंट्रीब्यूशन में क्या करूंगा, मैं कहूंगा देखो पहले मैंने कंट्रीब्यूशन कमाया 400 और वो 5 बार बिका, हर 10 में से 5 मिलता है। दूसरा में मैंने कमाया कितना, 300 और वो 3 बार बिकता है। तीसरा में कमाया मैंने 700 और वो 2 बार बिकता है। क्या ये करेक्ट है, 2000, 900 और 1400 आ गया। तो क्या ये नई चीज सीखी, नहीं सर नहीं है, वही तो है जो हमने ऊपर कहा, वही तो है, पर वहां पर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाले थे, मतलब मुझे एवरेज करना था वहां कंट्रीब्यूशन का, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड करा। यहाँ वेटेड एवरेज थोड़ी निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ पीवी रेशियो, पीवी रेशियो के लिए चाहिए टोटल कंट्रीब्यूशन अपन में टोटल सेल इंटू 100। अब मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, इनको मल्टीप्लाई करा, अब टोटल सेल कैसे निकालूंगा, वो भी सेल मिक्स के अनुसार निकालोगे। भाई जब आप ये कह रहे हो कि हर 10 में से 5 यूनिट बिकता है, हर 10 में से 5 यूनिट बिकता है आपका हेडफोन, उसका कंट्रीब्यूशन ले लिया आपने, तो 5 यूनिट की सेल भी तो लो। तो अगर 1 यूनिट से सेल मेरी आ रही है 1000 रुपये, अगर आप देखो तो क्वेश्चन में 1 यूनिट से सेल 1000 रुपये हेडफोन की, देखो 1000 रुपये, 500 और 1500, तो अगर 1 यूनिट से 1000 रुपये तो 5 यूनिट से कितनी होगी, 5000। भाई जब मैं कंट्रीब्यूशन 5 यूनिट का ले रहा हूँ हेडफोन का, तो सेल भी तो 5 यूनिट की लूंगा, तभी तो टोटल सेल आएगा। ये देखो 5000 आ गया, तो मैंने क्या करा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करा। अब फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने कहा भाई दूसरा प्रोडक्ट से कितनी सेल होती है, 500 रुपये की एक प्रोडक्ट बिकता है, वो बेचता हूँ 3, ये आ गया 1500, और तीसरा वाला क्या होगा, 1500 रुपये की सेल होती है, वो बिकते हैं 2, इसका मतलब ये बेसिकली टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल पीवी रेशियो अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू सेल मिक्स, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया पीवी रेशियो, डिवाइड कर दिया टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 45.30, ये आ गया जी वेटेड में। अब जब के पास आ जाएगा ब्रेक इवन, ब्रेक इवन को आप 532 में बैठोगे तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन। यही अगर आपको परसेंटेज में दिया हो तो क्या करना होता है, परसेंटेज में सीधा परसेंट अप्लाई करना होता है। तो आपको कंट्रीब्यूशन है जैसे कि 400, 400 का 50%, 200, फिर यहाँ पर था 300 कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 30%, 90, और यहाँ था आपके पास 700 कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 20%। इसी तरीके से सेल में से भी आप यहाँ पर उसको क्या कर दोगे, परसेंटेज अप्लाई कर दोगे। तो 1000 का 50%, और इधर था 500, 500 का आपके पास 30%, और इधर था आपके पास 1500, 1500 का आपका 20%। इस तरीके से परसेंट अप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल सेल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास वही आ जाएगा पीवी। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्या आपको क्लियर हुआ, क्या समझ में आया, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, इस तरीके से करो। ये हो गया जी ब्रेक इवन एनालिसिस भी खत्म। अब क्योंकि आपने मल्टीपल ब्रेक इवन पढ़ लिया, तो क्या वेटेड कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर, हाँ जी था वेटेड कंट्रीब्यूशन। क्या होता है जी वेटेड कंट्रीब्यूशन, सर वेटेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं कि भैया देखो किसी एक प्रोडक्ट, जैसे एयरफोन का हमने निकाला कि जो हमारा एयरफोन है वो बिकता था हमारा, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन हमने जनरेट करा 400 यूनिट का, तो एयरफोन का हमने कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेट करा 400 यूनिट का, और वो हर 10 में से 5 बिकता था। तो एयरफोन का एक प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय उसका वेट, प्लस दूसरे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन था 300 और उसका वेट कितना था 3 था, प्लस तीसरे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन था 700, उसका वेट था कितना 2, जो हो गया भाई टोटल वेट, टोटल कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है जी, वेटेड कंट्रीब्यूशन हो गया। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो क्या करूंगा, 5, 3 और 10 कितना हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करा 10, तो इस तरीके से वेटेड कंट्रीब्यूशन निकला। क्या समझ में आया या नहीं आया,
तो जो हमारा मल्टीपल ब्रेक इवन, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस था, उसी से ही वेटेड कंट्रीब्यूशन बनता है, और वही हमारा वेटेड कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। यस और नो? क्लियर? तो मल्टीपल ब्रेक इवन में हमने देख लिया कि अगर हमें ब्रेक इवन निकालना होता है तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में वेटेड कंट्रीब्यूशन निकालो, या टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में वेटेड पीवी रेशियो निकालो। दोनों का तरीका हमने देख लिया कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, ये हो गया पूरा रिवीजन आपका। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट हमने पढ़ लिया है, मल्टीपल ब्रेक इवन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक क्लास और लगेगी, आपका खत्म हो जाएगा। ये देखिए 11th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, वेटेड कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। क्वेश्चन करने से ना चीजें थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, समझ में आता है कि भाई क्या चल रहा था, मैंने अभी जो कंसेप्ट पढ़ा उसमें है क्या एक्चुअली में। बस ये है और कुछ नहीं है क्वेश्चन का। बाकी तो मेन प्रैक्टिस आपको करनी है, बट क्वेश्चन पढ़ने से एक चीज़ और अच्छी हो जाती है। सर एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट एक्स। एमके लिमिटेड जो है एक सिंगल प्रोडक्ट एक्स बेचता है, जो कि सेलिंग प्राइस 40 रुपये का है, 16 रुपये का आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर निकल आएगा। अगर फिक्स कॉस्ट 4,80,000 रुपये की है और एनुअल सेल जो है आर 60% ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एनुअल सेल क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60% है। कैलकुलेट द रेट नेट रिटर्न ऑन सेल, कितना रिटर्न उसने सेल पे कमाया, मतलब प्रॉफिट निकालना है। एज्यूमिंग दैट एंड इनकम टैक्स लेवल इज 40%, इनकम टैक्स आपको 40% दे रहा है। अभी जरा इधर आ जाओ, क्या मैंने करा रखा। 11th क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैंने निकाला कि आपके पास 40 रुपए की सेल है, 16 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, 24 रुपए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, यस 4,80,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट दे रखी थी और 24 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पर 20,000 यूनिट का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। ये मैंने दूसरा पॉइंट निकाला कि ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 20,000 यूनिट का। अब आपको पता है कि वो ये कह रहा था आपसे, जो सेल है वो निकलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60% करके। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60% करूंगा तो सेल आएगी। अब इधर देखो, ये मेरी सेल है, मुझे नहीं पता कितनी है, पर यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60% करेंगे तो सेल हो जाती है, मतलब सॉरी, एनुअल सेल आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब जो भी मेरी एनुअल सेल है उसका 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, ये कह रहा है वो। सॉरी, एनुअल सेल जो भी होगी उसका 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको पता है, मैंने आपको समझाया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 60% है तो 40% ब्रेक इवन पॉइंट होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो सेल एक्स है मेरे पास, उसका 60% अगर करूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, राइट। सेल का 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला? सर आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो दो चीज के बराबर होता है, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल, दोनों मिला दूंगा तो आ जाएगा टोटल सेल। जैसे ये टोटल सेल निकालनी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल को दोनों को जोड़ोगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको नहीं पता, सेल आपने एक्सलेक्ट करा हुआ है, और ये है ब्रेक इवन सेल 20,000, इसको उधर भेज दिया, एक्स माइनस 20,000 इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या आ गया दोस्त आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी? समझ में आया? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है और ब्रेक इवन होगा 40%, तो 60 और 40 मिलाकर क्या होगा? 100, दैट इज कॉल्ड सेल। तो इसका मतलब टोटल सेल किसके बराबर होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल के बराबर होता है। तो ब्रेक इवन सेल मेरे को दे रखी है 20,000, एक्स दे रखा है, इधर भेज दिया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, और वो वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। देखो एक्स माइनस 20,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से सॉल्व करा और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ से सॉल्व करा और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो 0.40x 20,000 और इसको डिवाइड कर दिया 20,000 को 0.40 से, 20,000 डिवाइड बाई 0.40 आपके 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50,000। ये देखो ये रहा 50, ऊपर लिखा हुआ है 50,000।
क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिट ली है ब्रेक इवन, तो आपका आंसर भी यूनिट में आएगा। बस आपने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है। देखो 50,000 यूनिट बेची 40 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए, 50,000 यूनिट पे 16 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट आई 8 लाख रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 12 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखा है 4,80,000 रुपए का, और प्रॉफिट आपने जनरेट करा 7,20,000। इसमें आपने टैक्स माइनस करा 40% का, तो आपका नेट रिटर्न आ गया 4,32,000। समझ में आया? ये कुछ नया था। टैक्स होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट के बाद टैक्स माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट रिटर्न। अब वो आपसे कह रहा था नेट रिटर्न का परसेंट निकालो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो निकाल लेंगे भाई। 4,32,000 रुपये मैंने नेट रिटर्न कमाया 20 लाख की सेल पर। बताओ कितने परसेंट कमाया, 4,32,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, आ जाएगा आपका नेट रिटर्न का परसेंटेज 21.6। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया दोस्त? ठीक है, इधर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो जो कि सेल मिक्स का है, यही करा रहा था, ये तो मैंने चलो ऐसे ही करा दिया इसके साथ। कहता है फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, इट प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। अब आया यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट, हुज सेलिंग प्राइस वुड बी 50 रुपये पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपये पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट एस्टिमेट 6,66,600 रुपये। टोटल फिक्स कॉस्ट आपने बता दी भाई 6,66,600 है। सेल मिक्स भी दे रखा है, एक्स और वाई का वेट दे रखा है कि भाई देखो हर 10 में से 7 एक्स बिकता है और 3 वाई बिकता है। डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन। तो आपको ब्रेक इवन निकालना है, मल्टीपल ब्रेक इवन। आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है, अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, वेटेड कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में वेटेड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपका मल्टीपल ब्रेक इवन आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया? लॉजिक क्लियर है? जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में करना क्या है। वही मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने लिखा 40 रुपए की सेल है एक्स की, 50 रुपए की वाई की सेल है, 16 रुपए और 10 रुपए दोनों के वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मैंने कहा हर 10 में से 7 क्या बिकता है, एक्स बिकता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, वेटेड कंट्रीब्यूशन, और डिवाइडेड करूंगा इनके उससे, तो 168 प्लस 120, राइट, एंड डिवाइड करूंगा कितने जोड़ा था, 10 और 7 और 3 10, 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ गया एवरेज, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन 28.8। 28.8 इज अ वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। क्या आपको ये समझ में आया नहीं आया? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ये देखो 24 रुपये कमा रहा हूँ हर एक यूनिट से, 7 यूनिट से कितना कमाया, और 40 रुपये कमा रहा हूँ एक यूनिट से, 3 यूनिट से कितना कमाया, डिवाइड बाय 7 प्लस 3। इस तरीके से निकल वेट, यार आपने पढ़ा है ना स्टैट्स में, वेटेड एवरेज। देखो वही तो करा है मैंने, 28.8। अब क्या करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में वेट। ये भाई टोटल फिक्स को 6,66,000 इतना वेट कर दिया, ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, दोनों ही प्रोडक्ट। और इस तरीके से आपका, इस तरीके से आ गया, ऐसे निकालते हैं मल्टीपल ब्रेक इवन। होप अब अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कैसे करोगे भाई, 6,66,000 और 6,66,600 है, तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो वेट के अकॉर्डिंग या कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। भाई 168 एंड रेशियो 120 ये कंट्रीब्यूशन था, इस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या आपके पास वेट के अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये अगर फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमेशा वेट के अकॉर्डिंग, और ब्रेक इवन को सॉरी 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 माय मिस्टेक, फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, वेटेड कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, और जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वेट के अकॉर्डिंग। तो इसने क्या करा, हमने क्या करा यहाँ पर, पहले फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अलग अलग फिक्स कॉस्ट निकाल ली, फिर अलग अलग कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करके अलग अलग, ये पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ था ना, एक का 24 एक का 40, अलग अलग फिक्स कॉस्ट नहीं थी, तो मैंने क्या करा, अलग अलग फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ये देखो, और अलग अलग खाली आपके पास प्रोडक्ट एक्स और वाई का। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने वेटेड कंट्रीब्यूशन सीख लिया, यहाँ पर हमने मल्टीपल ब्रेक इवन एनालिसिस सीख लिया। अब हमारे 2 पॉइंट और रह गए हैं, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट। सारे कंसेप्ट करा दिए मैंने, लिमिटिंग फैक्टर एंड की फैक्टर नेक्स्ट क्लास में, एंड ये मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका बेसिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट
मतलब अगर हम देखा जाए तो एडवांस तो बहुत है मार्जिनल में, तो सारी चीजें कवर करते चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए होता क्या है, अगर आप ग्रुप 2 में पढ़ रहे हो, ग्रुप 1 में पढ़ रहे हो तो मार्जिनल आपको इतना ही पढ़ना है, और ग्रुप 2 में आपको पता है मार्जिनल बहुत बड़ा है, कि मार्जिनल दोनों में है, ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में। होता क्या है कि ग्रुप 1 में ये बेसिक में दे दिया लिमिटिंग फैक्टर, ग्रुप 2 में ये थोड़ा एडवांस दे दिया। अब अलग अलग दोनों का रिवीजन थोड़ी कराने वाला हूं मैं, ठीक है भाई, मार्जिनल तो दोनों में सेम है ना, सेम ही कराऊंगा। तो लिमिटिंग फैक्टर जो है ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है। ग्रुप 1 में एक आगे वाले चैप्टर में, एक ही चैप्टर में है मार्जिनल में, ग्रुप 2 में 2 चैप्टर है। ग्रुप 2 में क्या होता है, मार्जिनल का एक बेसिक पढ़ाते हैं और एक एडवांस होता है, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल, वहां पर है ये। तो वो कवर हो जाएगा, तो सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर की फैक्टर देखते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखते हैं। ये दोनों है, ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी है, दोनों के लिए है। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। बाय।